छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफी सारे सवाल हमें मिलते हैं और जैन साहब हमारे साथ जुड़ते हैं। अंशुल जैन साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ। जैन साहब गुड मॉर्निंग। गोल्ड सिल्वर थे। लगता है आज नेटवर्क इशू कुछ ज्यादा ही है। एनीवेज अंशुल जैन साहब से भी बात करते हैं कि वो जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। वो तो बोल रहे हैं पीसीआर टीम जरा उनको अंशुल जैन साहब बोल रहे हैं कि भाई उनको अंदर आने दीजिए जो वो वाला जूम लिंक है उसके थ्रू। तो आप प्लीज जैन साहब को थोड़ा वेटिंग एरिया में ना रखें, उनको फटाफट से अंदर भेजें क्योंकि जैन साहब तो बोल रहे हैं। अच्छा, अंशुल जैन साहब ने कैमरा ऑन नहीं किया है। जैन साहब कैमरा ऑन क्यों नहीं कर रहे हो? शक्ल दिखाइए सर। हाँ जैन साहब मेरे ख्याल से अनम्यूट भी करना पड़ेगा। सर नमस्कार। हाँ जी। आवाज आ रही है? जैन साहब क्या लग रहा है मार्केट आज? गुड मॉर्निंग। सर नमस्कार। देखिए, मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और उसके बाद से कोई खास डाउनसाइड मूव नहीं बनी है। आज का लो अब इम्पोर्टेंट है, इसके नीचे फिर डाउनसाइड खुलेगी। फ्राइडे को हम सपोर्ट जोन तोड़ के आखिरी 75 मिनट में सपोर्ट जोन तोड़ के क्लोज किए थे 25,327 का, और बैंक निफ्टी पे 60,562 का। नीचे के जो लेवल हमने डिस्कस किए थे 59,861, उसके नीचे गैप डाउन खुले और वहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। निफ्टी पे नीचे का लेवल 25,108 हमने डिस्कस किया था, उसके नीचे गैप डाउन है। ओपनिंग के बाद फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं है, तो आज के लो इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे नई डाउनसाइड खुलेगी, जब तक ये प्रोटेक्टेड है मार्केट में बाउंस बैक आने की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी। अगर यहाँ से कोई खास नेगेटिव न्यूज नहीं आती है, छुटपुट रॉकेट इधर उधर से दिवाली पटाखे छूटे तो अलग बात है। जब तक कोई बड़ा बम नहीं छूटता है तब तक अब यहाँ से आज के लो लगभग मान के चलिए कि 2-4 दिन तो नहीं टूट रहे हैं। और आज एक चीज ध्यान रखिए, लास्ट में एक्सपायरी है। 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 5,60,000 कॉन्ट्रैक्ट करीब फ्यूचर ऑप्शन मिला के शॉर्ट है। कुछ सुबह शॉर्ट ऐड हुए होंगे, अगर इनकी शॉर्ट कवरिंग आती है तो हम गैप फिल करने के लिए तैयार रहेंगे। तो शॉर्ट साइड में बहुत फोकस नहीं होना चाहिए, फोकस लॉन्ग साइड में होना चाहिए, लेकिन ब्लाइंडली कोई भी चीज लॉन्ग नहीं करना है। जहां रिलेटिव स्ट्रेंथ है वहीं लॉन्ग करना है। अगर आप ठीक से नोट करके गए होंगे तो एस्ट्रल हमने बार बार बात की थी, एस्ट्रल का ब्रेकआउट है और रीटेस्ट में आपको 1590 के आसपास सुबह किसी भी डिप में मिल जाए तो लॉन्ग कर लेना चाहिए। सुबह डिप बिल्कुल वहीं पे खुली थी और वहां से 60 रुपए बढ़ भी गया है। तो इस तरीके के रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर नोट करके रखिए, डिप मिलती है तो वहां पे बाय करके चलिए। बिल्कुल ठीक है। तो एस्ट्रल वगैरह जैसे शेयरों में जैन साहब ने बता ही दिया है कि क्या करना है आपको। इस पर अंशुल जैन साहब पिछले एक हफ्ते से काफी 2-3 बार बातचीत कर चुके हैं। लेकिन जैन साहब अब एक हमारे दर्शक हैं कनवाल साहब, ये पूछ रहे हैं दीप इंडस्ट्री के बारे में। सर दीप इंडस्ट्री इन्होंने 359 का लिया हुआ है। ये पूछ रहे हैं कि सर प्रॉफिट बुक कर लें। देखो ऑयल की कंपनी है, ऑयल से जुड़ी कंपनी, 366 चल रहा है सर, ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे गिरे हुए मार्केट में उनको प्रॉफिट मिल रहा है क्योंकि ओएनजीसी वगैरह से ऑर्डर उठाती है, तेल कंपनियों से सीधी जुड़ी हुई ये कंपनी, उसमें फायदा मिल रहा है। उठा लें सर, प्रॉफिट बुक कर लें। सर आई वुड वेट, मैं 401 रुपए तक का वेट करूंगा, वहीं पे ब्रेकडाउन आया था और वहीं तक एक बाउंस बैक कर सकता है, तो 400 401 के लेवल तक वेट करना चाहिए। 10-20 डे मूविंग एवरेज पे आके अटका है, लेकिन इतने वीक मार्केट में 10-20 डे मूविंग एवरेज अप्रोच किया है, मार्केट में हल्का सा बाउंस बैक करता है तो 50 डे मूविंग एवरेज 393 के आसपास है, वहां तक बाउंस कर सकता है, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ठीक है। दीपेश कोंडुल साहब हैं, वो बोल रहे हैं कि सर मार्केट बंद रहने का एक फायदा है, 2 दिन में माहौल थोड़ा ठंडा हो जाता है और मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग जरूर आनी चाहिए, 25,000 के ऊपर जा सकती है। और विक्स भी थोड़ा सा डाउन है, 2 PM के बाद ट्रेड देखते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, आप तो वैसे ही एफ के मास्टर हो, आप देखना अपने हिसाब से। और एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर सुशील जी का। ये बोल रहे हैं सर शेफलर इंडिया, इसमें एंट्री की थी इन्होंने 4360 पर, टारगेट ये सोच रहे हैं 4900 रुपए का 6 महीने के लिए आज से। ये जैन साहब आपकी रडार पर आया था क्या कभी शेफलर इंडिया? शेफलर इंडिया कई बार हमने बात की है, नीचे 3,930 से 4364 का ब्रेकआउट पॉइंट था, वहां पे आके अटका है।
आज गैप डाउन में 10 डे मूविंग एवरेज पे खुला था, तो ये इस तरीके के रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर में ये डिप्स यूज करना चाहिए बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। तो 4364 इसके ऊपर अगर टिकता है तो फिर आपको 4900 का जो टारगेट आप सोच रहे हैं वो मिल जाएगा। अगर यहाँ पे फेलियर मिलता है तो फिर लिक्विडेशन आएगी 3400 तक। मेरे को ब्रेक लेवल के आसपास है, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियरली है, तो मोर देन 80% चांसेस है कि ब्रेकआउट लेके 4900 तक जाएगा। बहुत कम चांसेस है कि ब्रेकआउट फेल होंगे, बट ब्रेकआउट किसी भी स्टॉक में कभी भी फेल हो सकते हैं। तो सिर्फ बाई प्राइस और टारगेट नोट करेंगे तो फिर बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक्स में या फेल्ड ब्रेकआउट वाले स्टॉक जब 30-40% गिरते हैं तो आप भी बैठे रह जाएंगे। तो नोट ध्यान से पहले स्टॉप लॉस कर लीजिए। अगर कहीं भी 4100 के नीचे क्लोज करता है तो फिर हर तरह की बुलिशनेस नलीफाई हो जाएगी। फिर आप कितना भी मानते रहें, कितना भी भगवान से प्रार्थना करते रहें या जिद पे अड़े रहें, वो लिक्विडेशन में 3400 की राह चल देगा। तो जब तक 4100 प्रोटेक्टेड है, उम्मीद रखिए कि 4364 का ब्रेकआउट लेगा और 4900 जाएगा। ठीक है। एक सवाल है सुनीता चतुर्वेदी जी का। अंशुल भाई, ये काउंटर है, वैसे तो प्रदीप जी ने दिया था, KRN हीट एक्सचेंजर। पिछले हफ्ते इसने काफी कुछ धमाके भी किए। 850 रुपए का लिया हुआ है इन्होंने। प्रॉफिट में तो है ये। शॉर्ट टर्म का व्यू जानना चाहती हैं आपसे। देखिए, एटीआर एक्सटेंशन क्लियरली विजिबल था और 3 दिन से जो गिरावट आ रही है उसमें थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो रहा है। 10-20 डे मूविंग एवरेज अभी भी बहुत दूर है। 10 डे मूविंग एवरेज ही 908 पे है, 20 डे मूविंग एवरेज 834 पे है। तो स्ट्रक्चर में कोई खास ट्रेंड नहीं है, लेकिन 4 हफ्ते में 75% चलने के बाद फिर और कितनी ज्यादा आप उम्मीद रखते हैं? अब यहाँ से अगर कंसोलिडेशन नहीं होगा तो फिर अपमूव सस्टेन नहीं होगी। 5 से 6 हफ्ते साइडवेज रेंज जा सकती है 10 वीक मूविंग एवरेज कैचअप होने के लिए, और मूविंग एवरेज कैचअप नहीं होगा तब तक स्टॉक में फ्रेश मूव आना मुश्किल है। तो या तो पुल बैक लेके मूविंग एवरेज टेस्ट करेगा या फिर साइडवेज रह के। उम्मीद ज्यादा, क्योंकि पीछे से बाइंग फोर्स अच्छी है, तो उम्मीद ज्यादा है कि साइडवेज रह के मूविंग एवरेज कैचअप करेगा। अगले 4-5 हफ्ते बहुत हद तक एक रेंज रहेगी, नीचे 870, ऊपर 1000, और उसके बाद कहीं जाके चल सकता है। तो अगर 5-6 हफ्ते में आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस काउंटर पर आपको ध्यान रखना है। एक काउंटर अंशुल भाई, शारदा एनर्जी। इस काउंटर पर फ्राइडे, मतलब लास्ट वीक मूव बहुत अच्छा आया था। आई थिंक फ्राइडे को ही आया था मूव, ये 560 तक गया था। आज भी मॉर्निंग में ये गैप डाउन थोड़ा सा हुआ, सारे शेयर गैप डाउन हुए थे, लेकिन शारदा एनर्जी ने पिकअप लिया वहां से। अभी 548 के आसपास चल रहा है सर। ये काउंटर कहां तक जा सकता है? इन्होंने 551 की बाइंग की है। सर, अब इतना लेट बाइंग करेंगे टारगेट पे जाके तो कहाँ से प्रॉफिट बनाएंगे? शारदा एनर्जी इंट्राडे में टारगेट अचीव होने के बाद आपको बोला था कि थोड़ा सा पुल बैक का वेट कीजिए। मॉर्निंग गैप डाउन खुला था, लेकिन 10 डे मूविंग एवरेज के बाद नहीं खुला था, तो हमने अवॉइड किया। अगली तेजी 562, 90, 563 के ऊपर आएगी, और वैसे टारगेट डन हो चुका है तो हम प्रॉफिट बुक करा चुके हैं, तो शायद किसी के पास 19-20 हो सकता है। हमारा कॉल क्लोज हो चुका है। अगर आपके पास लॉन्ग है तो 515 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, और 562-90 निकलने के बाद हम वापस से फ्रेश बाई देंगे। तो वहां तक के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वो निकलता है तो फिर वापस से तेजी आएगी। तो ये अगर इस तरीके की गैप डाउन्स आ रही हैं तो इनमें घबराने की जगह, और ये सब अगर आपको करना है तो आप म्यूचुअल फंड में चले जाइए, आपके लिए वो स्पेस ज्यादा बेहतर है। इस तरह की गैप डाउन्स में आपके पास एक लिस्ट रेडी होनी चाहिए थी कि किस किस में रिलेटिव स्ट्रेंथ है और कहाँ कहाँ मैं गैप डाउन में बाइंग कर सकता हूँ। आपको एक्विटास फार्मा में सुबह मौका मिला, लगभग 20 डे मूविंग एवरेज पे सीधा गैप डाउन खुला और ओपन लो के साथ खुला। इतनी बार सिखाया है, मेजर सपोर्ट, गैप डाउन, ओपन लो, ये अगर ट्रिपल कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो बिल्कुल बाई करना चाहिए। अनुराग, ये एक्विटास फार्मा 2055 पे खुला था, आप देखिए 2186 का हाई बन गया। एस्ट्रल 1590 पे खुला था, 1650 का हाई बन गया। सीपी प्लस डे लो पे खुला था। सीपी प्लस ये भी हमने कई बार डिस्कस किया। अभी डे लो 1575, 1576 के आसपास खुला था, 1740 रुपए का हाई बन गया। तो न्यूज फ्लो पे इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पे जाने की जगह अगर आप मंदी वाले ही खिलाड़ी हैं तो फिर रिलेटिव वीकनेस वाले काउंटर खोज के रखिए और गैप अप्स में उसको बेचिए, डेलो पे मिल जाएंगे। अगर आप तेजी वाले खिलाड़ी हैं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर खोज के लिस्ट बना के रखिए। गैप डाउन खुलते ही से अगर ओपन लो के साथ खुले और फिर नया लो नहीं बन रहा है, फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आ रही गैप डाउन के बाद, तुरंत बाई करके चलिए। तो
इधर उधर न्यूज सुनते रहने में और इस डाल से उस डाल से कूदने में, एक कहावत है, डाल से चूका बंदर कहीं का नहीं होता है। तो फिर इधर से उधर डाल में कूदने की जगह लिस्ट बनाना चालू कीजिए ना, कहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ है, कहाँ रिलेटिव वीकनेस है। बिल्कुल ठीक है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ और रिलेटिव वीकनेस ये जरूर देखनी होगी। आज हालांकि अपॉर्चुनिटी बहुत 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 सारे शेयर्स में बहुत अच्छी मिली है। दो तीन काउंटर अंशुल भाई मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, ये दर्शकों के सवाल नहीं है। एक देखो आप लेंसकार्ट, एक देखो स्टरलाइट टेक और एक देखो एरोफ्लेक्स। ये तीन काउंटर देखो सर, जैसे ही गैप डाउन लेते हैं बहुत तेजी से मतलब रिकवर होकर आते हैं। इन तीन में बताओ अगर आपको कोई पसंद हो तो। तो एरोफ्लेक्स तो 10 डे मूविंग एवरेज पे खुला था, फटाफट आपको बाउंस बैक भी 221-22 रुपए से 234 रुपए इंटरडे मिल गया था। उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो आज का लो अगर नहीं टूटता है तो स्टॉक में अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। तो आज का लो अगर फटाफट 14 रुपए मिल रहा है, यानी लगभग 3-4% का मूव था जो एफडी आपको 8-9 महीने में देती है। अगर आप नहीं बुक कर पाए तो पहले एक बार अपनी स्ट्रैटेजी चेक कर लीजिए कि किस हिसाब से आप प्ले कर रहे हैं, और बुक कर लिया है तो वापस से जैसे 75 मिनट के चार्ट पे बुलिश एविडेंस दिखे तो वापस से बाई कर सकते हैं। एसटीएल टेक आपको याद होगा, लगभग 128 रुपए से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि स्टॉक में लंबी तेजी है, तो हर डिप पे बाई करके चलना है। हमारे सारे टारगेट हो चुके हैं, नहीं हाँ, हमारे सारे टारगेट हो चुके हैं। तो अभी हम किसी तरह का लॉन्ग पोजीशन नहीं इनिशिएट किए हैं। एक आखिरी 172 का रह गया, तो मॉर्निंग में डिप जब मिला था वापस एक लॉन्ग ट्राई किया है, 172 तक जा सकता है। तीसरा आपका काउंटर था एसटीएल टेक के पहले लेंस कार्ड में भी आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट, और ये मीडिया पे भी दिया था कि आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट से चल रहा है, लगभग 540 तक जाएगा, वहां तक पहुंच चुका है। तो अब यहाँ पे फ्रेश ट्रेड के लिए वेट करना चाहिए था। आज ओपनिंग में 10 डे मूविंग एवरेज पे खुला था। अगर आप ढंग से इतने दिन से सुन रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग काउंटर्स अगर 10-20 मूविंग एवरेज में आते हैं किसी पैनिक में या कोई बुलिश एविडेंस देते हैं तो बाई करना है। किया होता तो आपको फटाफट 497 के आसपास खुला था, 532 का हाई मिला है। कुछ नहीं तो 10 रुपए तो 32 रुपए 35 रुपए की मूव में 10 रुपए भी अगर आपने खा लिए, 2% भी आपने खा लिया, तो आपका काम हो गया ना। एफडी पूरे साल में 7% देती है, यहाँ पे आपने घंटे भर में अगर 2% खा लिया और ऐसे घंटे आपको साल में 10-12 मिल गए, आप तो म्यूचुअल फंड मैनेजर को बीट कर पाएंगे। लेकिन इन सब के लिए एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रिपरेशन, वॉच लिस्ट, रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव वीकनेस वाली। तो अगर वो नहीं है आपके पास, तब तो फिर आप अंधेरे में लठ चला रहे हैं, जो अल्टीमेटली 10-12 बार इधर उधर कहीं लग जाए निशाने पे, बट एक बार सिर्फ आपके सिर पे लगने की देर है और वहीं पे आप धराशायी हो जाएंगे। तो फोकस ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव वीकनेस, जो भी आपका नेचर है। अगर तेजी वाले प्लेयर हैं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए, मंदी वाले हैं तो रिलेटिव वीकनेस पे फोकस कीजिए। इसके उलट मत कीजिए जो जनरली रिटेल करता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये कुछ एक काउंटर जहां पर कि देखिए मूव गैप डाउन खुलता है और फिर गैप अप मतलब तेजी से रिकवर हो जाता है। ये देखना जरूरी है कि मार्केट में इस समय आप खेल क्या रहे हो, तेजी खेल रहे हो, मंदी खेल रहे हो, गैप डाउन में आप तेजी खेल रहे हो या गैप डाउन में आप अभी कॉशियस हो, आप स्क्रीन देख रहे हो केवल, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक हमारे दर्शक हैं पल मखीजा साहब, ये बोल रहे हैं कि आईओसी पर अंशुल भाई 91% प्रॉफिट आ रहा है इनको। ये बोल रहे हैं कि इसमें से हाफ अमाउंट प्रॉफिट बुक कर लें क्या? सर देखिए, आपका फिर वही चीज है, टाइम फ्रेम। अगर आप टाइम फ्रेम नहीं क्लियर कर रहे हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप एक हफ्ते के ट्रेडर हैं, एक महीने के ट्रेडर हैं, या एक साल के ट्रेडर हैं, या 10 साल के ट्रेडर हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन टाइम फ्रेम। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस तरह की डिप आपको और पोजीशन ऐड करने में यूज करनी चाहिए। इतने दिन बाद जब लास्ट टाइम 10 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया था 173 पे, 6 दिन नॉन स्टॉप रैली 188.96 यानी 189 तक थी। वापस से आज गैप डाउन खुला है 10 डे मूविंग एवरेज पे, खिंच के अगर 20 डे मूविंग एवरेज मिलता है तो इस तरह की डिप्स इन्वेस्टर्स के लिए तो अपॉर्चुनिटी है टू गो लॉन्ग। तो एज ए ट्रेडर आप उनको सप्लाई क्यों प्रोवाइड कर रहे हो, उनको थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के लेने की कोशिश करने दो, ताकि आपको भी थोड़ी सा फायदा हो और उनको थोड़ा सा। अगर चाहिए ही आपको लॉन्ग टर्म स्टोरी में पार्टिसिपेट करना है, 2 पैसा महंगा दे के लोगे। तो मैं सेलर या प्रॉफिट बुकर तो कभी नहीं हूँ। 50 डे मूविंग एवरेज टूटता है तो हाँ, मैं प्रॉफिट बुक करके एग्जिट की सलाह दूंगा। जब तक 50 डे मूविंग एवरेज 169 पे अभी है, जब तक वो नहीं टूट रहा है, मेरे लिए 10-20 डे मूविंग एवरेज में बाइंग ही रहेगी। अभी 10 के अंदर है, 20 टेस्ट होता है तो वहां पे बुलिश एविडेंस पे मैं बायर ही रहूंगा। जब तक
एचपीसीएल, आईयूसीएल, बीपीसीएल अपने 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ के उसके नीचे 2-3 दिन क्लोज नहीं करते हैं, मैं बायर ही बना रहूंगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो आईओसी, लेकिन जैन साहब ये तो लॉन्ग टर्म ही निवेशक होंगे ना, क्योंकि 91% प्रॉफिट आ रहा है, तो इन्होंने खरीदा तो बहुत पहले होगा। 91% का मतलब ऑलमोस्ट 100% लगा लो अगर आप, तो इन्होंने करीब करीब 90-95 रुपए की रेंज में शायद ही आईओसी लिया होगा, तो कभी काफी समय पहले देखा होगा 95-96 रुपए का आईओसी। अभी तो काफी समय से दिख नहीं रहा। सर आप और मैं ये एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि आपको और मुझे पता है कि ट्रेडर 91% तक होल्ड नहीं कर पाता है, इन्वेस्टर ही कर पाता है। लेकिन सामने 2-2.5 हजार लोग लाइव हैं, शाम तक 30-35 हजार लोग इस वीडियो को देखेंगे। उनमें से बहुत सारे लोग 5 से 8 दिन के ट्रेडर होंगे, पूरी कहानी सुनेंगे नहीं, लास्ट में खाली टारगेट सुन लेंगे, फिर रोज सवाल पूछेंगे कि आपने 240 बोला था, 5 दिन हो गए आया नहीं। तो फिर वही है, मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं, पूरी जब तक आप स्टोरी नहीं सुनते, मॉरल ऑफ द स्टोरी से आप बहुत ज्यादा फायदा एटलीस्ट स्टॉक मार्केट में नहीं कमा पाएंगे। बच्चों को सुनाने वाली दंत कथा अलग चीज है, वो पूरी स्टोरी सुना के रात को मॉरल ऑफ द स्टोरी रोज सुना के बच्चों को सुलाता हूँ, तो स्टॉक मार्केट इज अ डिफरेंट गेम। पूरी स्टोरी अगर कमेंट्री आप नहीं सुन पा रहे हैं, सिर्फ मॉरल ऑफ द स्टोरी नोट कर रहे हैं, तो परेशान रहेंगे। ट्रेडर के लिए अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, बुलिश एविडेंस बनता है तो वापस 189 205 तक के लिए लॉन्ग बनेगा। इन्वेस्टर्स के लिए भी कहीं भी 20 और 50 डे के बीच में मिलता है, तो अपॉर्चुनिटी होगी वापस से एवरेज अप करने की। 240 का टारगेट खुला हुआ है, बट सेलिंग कहीं से नहीं दिख रही। अच्छा जैन साहब, बच्चों को कहानी मतलब आप बच्चों वाली सुनाते हो या स्टॉक मार्केट से जुड़ी सुनाते हो कि बेटा देखो ये कैसे जमीन से उठा, अमीर बना, फिर इसने गलतियां की, ट्रेडिंग की, और फिर ये गरीब हो गया, फिर इसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, ये हो गया वो हो गया, ऐसी कहानियां सुनाते हो, कैसी सुनाते हो? नहीं सर, कहानी तो अब बहुत ज्यादा मेरे पास बची नहीं है, क्योंकि स्टोरी बुक्स 2-4-5 जो भी मैंने एयरपोर्ट से खरीदी थी लगभग सब खत्म हो गई हैं। और जब कुछ नहीं मिलता है तो कोई ना कोई पुरानी पिक्चर की कहानी सुना के पकड़ के उसको जल्दी से सुनाए खत्म कर देते हैं। बाकी दूसरी चीज, ऑन अ सीरियस नोट, अब 9 साल की लगभग होने को आ गई है, कंप्यूटर का सब्जेक्ट उसके क्लास में आ गया है, तो अब धीरे धीरे स्कूल में सिखाते हैं पेंट खोल के ड्राइंग करना, एमएस डॉस वगैरह ये सब चीज। और जब मेरे कंप्यूटर पे बैठती है तो मैंने ये सारी चीजें बंद करके रखी हैं। मेरे कंप्यूटर पे बैठना है तो आपको प्लेन व्हाइट चार्ट खोलना है और ड्राइंग, मतलब वहां पे उस पे पेंट पे ड्राइंग सिखाई जा रही है। मैं चार्ट पे ड्राइंग सिखा रहा हूँ कि हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये सब ड्रॉ करना सीखो। चार्ट के ऊपर एक लाइन ले लो और खींचो, कहाँ लोअर हाई बनाए, कहाँ लोअर लो बनाए, कहाँ हायर लो बनाए, कहाँ हायर हाई बनाए, कहाँ लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर चेंज होके हायर हाई हायर लो का बनना स्टार्ट हुआ है। अगर ये बेसिक नींव मजबूत हो गई तो बाकी तो फिर कोई भी इंडिकेटर ऑसिलेटर पकड़ के खेल लो, आपको एंट्री एग्जिट आसान मिल जाएगी। तो अगर ये बेसिक नींव अगर साल 2 साल ढंग से पड़ गई कि बुलिश कैंडल क्या है, बेरिश कैंडल क्या है, इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम क्या है, हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर क्या है, डाउ थियरी क्या है, नींव अगर अच्छी पड़ गई तो बिल्डिंग तो वो अपने आप खड़ी कर लेगी, इतनी काबिल है। मतलब बाप काबिल है तो बच्चे काबिल निकलेंगे ही। आ गए। ये चीज मिस नहीं होनी चाहिए अंशुल भाई। सॉरी, ये चीज मिस नहीं होनी चाहिए कभी जीवन में, जो आपने अभी लास्ट वाली लाइन बोली ना कि बाप काबिल है तो बच्चे तो काबिल निकलेंगे ही, ये चीज मिस नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं। कई कई अनिल अंबानी निकल जाते हैं अच्छा। लेकिन, नहीं नहीं कई कई बच्चे अनिल अंबानी निकल जाते हैं, लेकिन अभी तक के लक्षण तो मुकेश अंबानी वाले ही हैं। तो फिर मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर अभी तक के लक्षण मुकेश अंबानी वाले हैं तो फिर रास्ता भी वो दिखा दो कि थोड़ा सा उसमें बल मिल जाए। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा अंजुल भाई, एक जरा पारस डिफेंस को देखिए, हमारी एक दर्शक पूछ रही हैं कि सर पारस डिफेंस में क्या करना चाहिए। इन्होंने आई थिंक लिए हुए हैं, इन्होंने 722 पर लिए हुए हैं, इस पर आपका व्यू चाहिए। जब पारस डिफेंस में एक रिएक्शनरी मूव है, मल्टीपल डेज 143 दिन से ये अपना लोअर लेवल प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। 620 रुपए का अपर एंड पे पहला रेजिस्टेंस इसका है 735 का। 735 निकलता है तो फिर एक 40-50 रुपए की और अपसाइड मिल सकती है। अब इसके साथ में कॉन्टेक्स्ट आपको दे देता हूँ। आईआरएफसी लगभग
हर कोई बुलिश हो रहा था कि अब 250 दिन हो गए, 244 दिन हो गए, अब 105 106 का लेवल नहीं टूट रहा है। अब देखिए अल्टीमेटली 106 का लेवल टूटा और क्या हाल हो रहा है। तो वीकनेस, ओवरहेड सप्लाई, सारी चीजें हैं। वन डे वंडर्स आते रहेंगे, 8-8 10-10% के वन डे वंडर्स आते रहेंगे। मैं अब पूरे चार्ट में आपको पिछले 143 दिन में कॉन्टेक्स्ट भी खोल के दे दे रहा हूँ। लास्ट टाइम भी 19 दिसंबर से ये चलना चालू किया था, 634 से लगभग 715 गया था। फिर ये वापस से 27 जनवरी को चलना चालू किया था, तो 634 से 735 रुपए गया था। उसके पहले भी 5-6 बार ऐसे ही हुआ। बट इवेंचुअली अगर हर बार लो तो वही टेस्ट कर रहा है, हाई नीचे आते जा रहा है। 14 नवंबर से आप देखिए हाई हमेशा नीचे आते जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर या तो ब्रेक होगा, ब्रेक कब होगा? 735 के ऊपर क्लोजिंग होगी वीकली, तब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, तब हम इस पे बुलिश हो जाएंगे। तब तक अगर इस तरह के वनडे वंडर्स आते हैं तो उसके बाद से लॉन्ग ट्रैप होता है, नीचे आते हैं। और गलती से भी 610 जिस दिन क्लोज कर दिया है, इसमें ये जो बाइंग क्लाइमेक्स और ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर करेगी, 488 पे गैप है, उसको फिल करने जाएगा। वनडे वंडर्स में आपको पार्टिसिपेट करना है, कीजिए, बहुत शौक से कीजिए। मेरा इंटरेस्ट नहीं आता, मैं जब तक क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ ना हो मेरे को बाई करना पसंद नहीं है। तो 735 के बाद स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसके बाद रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी तो मेरा इंटरेस्ट जरूर आएगा, तब मैं 800 सवा 800 सारे टारगेट्स डिस्कस करूंगा। बट जब तक 735 नहीं क्रॉस हो रहा है, मेरे लिए सेलॉन रैलीज वाला काउंटर है। जिस भी दिन 610 तोड़ेगा 488 खुल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। एक हमारी दर्शक है निहारिका कौशिक जी, वो बोल रहे हैं हैप्पी होली सर। आप दोनों को, निहारिका जी आपको भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और वैसे इस बार तो अलग ही है हमारा अंशुल भाई, इस बार अला होली फिर कंफ्यूजिंग त्योहार बना दिया। अब ये जिन भी लोगों ने बनाया, कल की छुट्टी है, कल लोग होली अक्सर नहीं मना रहे हैं। होली होगी परसों एक्चुअली, और परसों हमारा स्टॉक मार्केट खुला होगा। तो क्या प्लान है आपके होली का? अब तक परसों तक तो यही प्लान था सर कि होली ट्यूसडे को है, तो ट्यूसडे छुट्टी भी है, होली खेलेंगे। अब चूंकि वेडनेसडे हो गई है तो मोस्ट लाइकली अब सारे शो को कैंसिल करके जाके बच्चों के साथ होली खेलेंगे। हम्म। ट्यूसडे तो छुट्टी तो ट्यूसडे ही है ना अभी भी? अब जलना कब है, क्या होना है, क्योंकि गुरुजी आके जो गुरुजी रोज आते हैं पूजा करने, उन्होंने ये बताया कि 3 तारीख को शायद ग्रहण लग रहा है, जिसकी वजह से हम्म। सॉरी हाँ, कल ग्रहण लग रहा है जिसकी वजह से कल नहीं खेलेंगे, परसों रंग हम्म। खेला जाएगा। तो अब जो भी है सब यहाँ पे बनारस में तो सब 4 तारीख को खेल रहे हैं, तो हम भी 4 ही को खेलेंगे। चलो बढ़िया। तो 4 तारीख को पूरा देश होली मना रहा होगा ये और ऐसा हम है, स्टॉक मार्केट आपका से। स्टॉक मार्केट आपका स्टॉक मार्केट मेरे पैदा होने के 150 साल पहले से खुल रहा है, मेरे मरने के 150 साल बाद भी खुला रहेगा। मेरे कुल 30-40 साल और बचे हुए हैं, उसमें भी 20 एक साल बाद बच्चों की शादी हो जाएगी, वो अपने घर चले जाएंगे। तो यही समय मिला है, साल में 4-6 त्योहार आते हैं, तो मैं नहीं काम कर रहा हूँ, मैं जाके उनके साथ होली खेल रहा हूँ। बाकी जिसको आके यहाँ काम करना है, आपको याद दिला दूं, बच्चों का बचपन चला जाएगा, स्टॉक मार्केट यहीं रह जाएगा। पैसा आप रोज कमा लेंगे। तो कल छुट्टी है, परसों एक दिन में आप करोड़पति नहीं होने वाले हैं, जाके बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए। बिल्कुल ठीक है। और ये थोड़ा सा एक्सचेंज वालों को भी, ये मतलब हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई थोड़ा समझो आप कि त्योहार होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, ये कुछ एक त्योहार होते हैं जो कि साल में एक बार आते हैं। इनको भी फेस्टिवल की तरह नहीं हम मना पाते हैं। यही प्रॉब्लम दिवाली पर रही, ये प्रॉब्लम होली पर हो रही है। ये तो रिक्वेस्ट है सर, ये एक्सचेंज वालों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक सवाल हमें मिला है मुकेश कुमार जी से, गोदरेज प्रॉपर्टी सर 2800 रुपए के इन्होंने लिए हुए हैं, और कल्याण और टाटा पावर। अरे इन्होंने तो बहुत लंबी कहानी लिख दी। सर मुकेश जी, एक ही सवाल ले रहा हूँ मैं, गोदरेज प्रॉपर्टी सर 2800 रुपए का इन्होंने लिया हुआ है सर, क्या करना है इस पर? तो गोदरेज प्रॉपर्टी में देखिए बाउंस बैक आज ओपन लो के साथ खुला है, तो हल्का सा बाउंस बैक बन सकता है 1767 तक। बट ओवरऑल नीचे में गैप छूटा हुआ है 1587 तक, वो फिल करने आ रहा है। 10 वीक मूविंग एवरेज से रिजेक्ट होकर ब्रेकडाउन कैंडल लास्ट वीक बनी है। अगर ये गैप डाउन नहीं खुला होता तो, और ठीक ठाक मार्केट नॉर्मली भी खुला होता, तो ये खुल के नीचे जा रहा होता, ना कि नीचे खुल के बाउंस बैक कर रहा होता। तो जो हम्म। फ्राइडे सेल ऑफ था उसका फॉलो थ्रू सेलिंग आज आनी थी, टारगेट पे ही नीचे खुला है, इसलिए बाउंस बैक है। बाउंस बैक के बाद नेक्स्ट जो टारगेट्स आपके खुलेंगे, 1588 के पास गैप है, वो फिल होने जाएगा, फिर 1478 टेस्ट होने जाएगा।
तो रियलिटी एज ए सेक्टर या एफएमसीजी एज ए सेक्टर वीक लग रहा है, बट अगेन अगर आप सेक्टोरियल इंडाइसेस ना देखते हुए रिलेटिव स्ट्रेंथ और वीकनेस पे भी फोकस करें तो ये रिलेटिव वीकनेस वाले काउंटर्स हैं। एक इनका सवाल ये और ले लेता हूं मैं, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा बाय करना चाह रहे हैं, कर लें क्या सर? फिर मैं 240 रुपए के लिए वेट कर रहा हूँ। 240 अगर मिल जाए, आज भी 242 रुपए लगा के बैठा था कि 242 रुपए में प्री मार्केट में रिलायंस में बाई, रिलायंस के पुट्स में सेल और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 242 रुपए में, क्योंकि 240 का सपोर्ट है, 242 में बाई लगा के बैठा था। अब किस्मत खराब थी कि 244.15 से ही लौट गया और जब तक बटन दबाते दबाते भी नहीं दब पाई, तो रिलायंस में तो ठीक ठाक दब गई, इसमें नहीं दब पाई, तो 240 रुपए मेरे लिए बाइंग जोन है, वहां पे मैं बाई करके छोड़ दूंगा इस काउंटर को। आशु कुमार जी हैं, ये बोल रहे हैं कि सर ईआईडी पैरी 650 रुपए का इन्होंने लिया हुआ है और केफिन टेक 765 रुपए का लिया हुआ है, दोनों पर क्या करें सर, होल्ड या एग्जिट? व्यू 3 महीने का चाहते हो? तो के फिनटेक तो आपको याद होगा लगभग 1384, नहीं बल्कि एग्जैक्ट लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, 1413 रुपए से 695 रुपए की बात कर रहा हूँ। अब 4 हफ्ते की फ्लैग पैटर्न बना के नीचे चलना स्टार्ट किया है, तो 695 रुपए का टारगेट वापस इनसाइड आ गया है। एक मेजर सपोर्ट जोन इस काउंटर में, क्योंकि नॉन स्टॉप नहीं आया, लास्ट टाइम में लो 778 बना के बाउंस बैक कर गया था, तो फिलहाल 823 778 की जोन पकड़िए और वो टूटने के बाद 695 ये आते हुए आपको दिखेगा। दूसरा इनका कल्याण कुंज ज्वेलर्स है। कल्याण कुंज भी मेरे को याद है 630 रुपए से मैं बात करते आ रहा हूँ, 338 रुपए की लो बना है, 347 बाउंस बैक किया है 50 डे मूविंग एवरेज तक, बट ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है, केवल एक गैप छूटा था 394 के अराउंड, उसी गैप के अंदर आया है। अगर इस गैप से लोअर हाई बनता है तो वापस से 334 बहुत आराम से टेस्ट होगा और 334 टूटने के बाद 201 रुपए तक भी नीचे जा सकता है। तो मैं एकदम भी बुलिश नहीं हूं जब तक 10, 20, 50 डे, वीक और मंथ मूविंग एवरेज अलाइनमेंट में नहीं आते हैं, तब तक तो मैं स्टॉक में नहीं बिल्कुल कोई भी छेड़छाड़ कर रहा हूँ। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं नरेश कुमार जी, इन्होंने सुपर चैट पर क्वेश्चन भेजा है। ई2ई नेटवर्क सर, इन्होंने 2500 रुपए के लिए हुए हैं, 3 साल का नजरिया है, आपका व्यू जानना चाहते हैं। ई2ई नेटवर्क में अभी कोई बाइंग पैटर्न बना नहीं सर, 27 दिन में 71% चलने के बाद से 50 डे मूविंग एवरेज कैचअप होना था, जो कि वेडनेसडे हुआ और आज भी 50 डे मूविंग एवरेज पे है। फ्राइडे वेडनेसडे को ठीक ओपन लो के साथ चला था, लेकिन इसको इसी मूव में नया हाई बना लेना चाहिए था और ये वापस उसको रिटेस्ट करने आया था, तो प्रोबेबली डीपर रिट्रेसमेंट के लिए जा सकता है 2230 तक। तो शॉर्ट टर्म में कोई बाइंग का स्ट्रक्चर नहीं है, जब एविडेंस बनेगा, यहाँ बने या 2230 के पास बने, तब वापस से बाय रिकमेंड करेंगे। नीचे में हमने बहुत लोगों को बाय रिकमेंड किया था, 27 दिन में 71% चला, एटीआर एक्सटेंशन भी दिखा, आपके चैनल पे भी, मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी सभी को 2950 रुपए पे बोला था कि निकल जाइए, या तो साइडवेज रहेगा या पुल बैक देगा, तो हम लोग निकल चुके हैं ऊपर में, मतलब नीचे वाला लिया हुआ है, ऊपर वाला अभी भी होल्ड है और यहाँ पे वापस से फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, जब बनेगी तब करेंगे, अभी नहीं बन रही है। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं बिस्वाल साहब, ये पूछ रहे हैं सर, क्यूपिड को इसको होल्ड करें या सेल करें? क्यूपिड पे आपने सवाल पूछा है सर? क्यूपिड, हाँ जी, क्यूपिड पर। क्यूपिड सर देखिए 5 दिन में 36% करेक्ट हुआ था एटीआर एक्सटेंशन के बाद 1 जनवरी 2026 को, 5 ही दिन में 36% करेक्ट करके इसने बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म कर दिया था। उसके बाद से साइडवेज था ऑलमोस्ट, बॉटम लगाने के बाद ये बॉटम लगा था 5 जनवरी को, वहां से एक रेंज में था 38 दिन से, आज गैप के साथ उस रेंज का ब्रेकडाउन आया है, तो 5 दिन में 36% करेक्ट होकर जो लो बनाया था 337, वो पहला टारगेट रहेगा और बाइंग क्लाइमेक्स हो चुका है, तो इधर उधर थोड़े बहुत सपोर्ट रहेंगे, बट मेजर सपोर्ट और टारगेट बाइंग क्लाइमेक्स का 140 रुपए पे है। तो स्लो एंड स्टडी 1 साल ले, सवा साल ले या जो भी ले, ये 140 रुपए तक नीचे आ सकता है, बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हो गया है। इतना बढ़ने के बाद भी मार्केट कैप 10,000 करोड़ है, तो स्मॉल टू माइक्रो कैप में ही आता है, तो आपको अब तक के पूरे एग्जांपल्स देखते हुए कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 140 रुपए आ सकता है ये। ठीक है।
अजय जी का सवाल है सर, एटीजीएल अदानी टोटल गैस पर ये लेवल ठीक है क्या एक्यूमुलेट करने के लिए, ले नहीं, सकते हैं इनको? आई वुड अवॉइड सर, 521 के नीचे मैं अवॉइड करूंगा। अगेन रिलेटिव स्ट्रेंथ के पैमाने में पूरा अदानी ग्रुप नापेंगे तो एटीजीएल सबसे वीक बाउंस दिया है, तो इसलिए मैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन रिकमेंड करता हूँ। अदानी ग्रीन मेरे पास है तो वो मैं उस पर सलाह नहीं देता हूँ। अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट, एटीजीएल 521 के ऊपर ये बॉक्स लो का फेलियर कंफर्म होगा तो मैं एटीजीएल में वापस बहुत बढ़िया से लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना पसंद करूंगा। तो इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी, बट मैं उस पे होप पे नहीं लूंगा, मैं कंफर्मेशन पे थोड़ा सा महंगा लूंगा। 521 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग आती है, अभी आए, नेक्स्ट वीक आए या 2-3 हफ्ते बाद आए, मैं वहां पे बाई करूंगा। सेलिंग के मेरे कहीं भी रडार में नहीं है, मैं बाइंग के रडार में है। 521 के ऊपर क्लोज करे, बॉक्स का ब्रेकडाउन फेलियर कंफर्म करे, तब बाई करेंगे। 725 785 आराम से मिल जाएगा। एक सवाल हमें मिला है स्वप्निल जी का, सीजी पावर सर 715 पर इन्होंने बाय किया हुआ है, चार्ट पर टाइटनेस दिख रही है, तैयारी है, हो रही है क्या? ये पूछ रहे हैं कि क्या तैयारी हो रही है, चार्ट पर टाइटनेस दिख रही है क्या आपको? सर वी शेप रिकवरी है, मूविंग एवरेजेस से ऑलमोस्ट दूर है वीकली, तो बहुत कुछ अगर आप फायरवर्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मत कीजिए। वीकली मूविंग एवरेज तीनों 10, 20, 50, 670 पे है। फैन आउट होने का वेट कीजिए, उसके बाद उसके अंदर जब मिले तब बाई कीजिएगा, तो अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं इशिका अरोड़ा जी, बोल रही हैं कि सर मैं नई मेंबर हूं और पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत आपका मनी नाइन में। और इनका सवाल है, अंशुल जी पीएफसी और क्रॉस इन दो काउंटर पर आपकी राय लेना चाहती हैं। चलिए इन्हीं के माध्यम से मैं आप सभी को एक होमवर्क दे देता हूँ। आप पीएफसी का चार्ट लगाइए और आज का ब्रेकडाउन देखिए। 20 डे मूविंग एवरेज पे ओपन लो खुला है, उसके बाद का रिएक्शन देखिए कितना पुअर है। तो पहले इनका जवाब दे देता हूँ। पीएफसी धीरे से 328 रुपए आ रहा है, 328 टूटने के बाद 206 रुपए आ रहा है। दूसरा क्रॉस आज खुला, ये आज ओपन लो के साथ खुला, बाउंस बैक आया, लेकिन कोई भी स्ट्रेंथ नहीं देखने मिली। क्यों नहीं मिली? 10, 20, 50 के नीचे है। अब आप 3 स्टॉक खोलिए। अब आप खोलिए एक्यूटास फार्मा, एक्यूटास केमिकल, जेबी केमिकल एंड फार्मा, अनुपम रसायन, नहीं अनुपम रसायन नहीं, सीपी प्लस खोल लीजिए। अच्छा सीपी प्लस खोल लीजिए। ओपन लो के साथ ये तीनों खुले हैं। अब इन तीनों में से ये इन तीनों में इतनी बड़ी मूव क्यों आई और बाकी में इतनी बड़ी मूव क्यों नहीं आई? ये साइड बाय साइड चार्ट लगा के अंशुल भाई आज कौन का सा काउंटर बोला प्राइस आपने, एक्शन में सीपी प्लस? सीपी? सीपी प्लस आदित्य इन्फोटेक नया, जो अरे जो ऊपर वाला सब देखता है कैमरा, सीपी प्लस। अच्छा सीपी प्लस। ये ओपन लो के साथ चला तो इसमें इतनी बड़ी मूव क्यों आई? हाँ। जेबी केमिकल में ओपन लो से चला तो इतनी बड़ी मूव क्यों आई? एस्ट्रल में जब ओपन लो से चला तो इतनी बड़ी मूव क्यों आई? आपके ये रेलवे, डिफेंस, पीएसयू ये ओपन लो से खुले तो इनमें गैप फिल होना भी मुश्किल क्यों हो गया? तो आज का डेटा रीड करने की जगह पिछले 3 महीने या 2 महीने का डेटा रीड कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस गैप डाउन ओपनिंग में कौन कौन से स्टॉक आपको लॉन्ग करने थे, कौन कौन से स्टॉक आपको इस पूरी रैली में बेच के चलना चाहिए था, ताकि इस गैप डाउन में प्रॉफिट बुक, मतलब इस गैप डाउन में अगर आपने शॉर्ट किया है तो आज प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। तो ये जो रिलेटिव वीकनेस वाले काउंटर ओपन लो से खुले और ऊपर चल रहे हैं, ये केवल पुराने शॉर्ट कवरिंग की वजह से चल रहे हैं, ना कि फ्रेश बाइंग की वजह से। और ये 3-4 स्टॉक जो नाम मैंने लिया है, क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। मार्केट पिछले 3 महीने में देख लीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी ने क्या किया है, सामने इनकाउंटर्स ने देखने क्या किया है। और आज जब गैप डाउन में खुले ओपन लो के साथ, तो क्या 10-20 के अंदर खुले? क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ थी? अगर थी तो 10-20 के अंदर गैप डाउन ओपनिंग हुई और ओपन लो के साथ खुला, खुलने के बाद कोई भी सेलिंग नहीं आई, तो ये काउंटर्स बाई करना है ना, ये करेंगे तो पैसा मिलेगा ना। ये होमवर्क जाके शाम को आराम से बैठ के 1 घंटा करके देख लीजिए अपने। रेलवे, डिफेंस, पीएसयू, आरईसी, पीएफसी, एसजेवीएन, आरवीएनएल और इन सब में कर लीजिए। और ये 4-5 रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले नाम बता रहा हूँ, इनमें साइड बाय साइड लगा के चार्ट देख लीजिए। आशु जी का सवाल है, वो ईआईडी पैरी रह गया सर, पूछना। एक्चुअली उसमें वो कल्याण ज्वेलर चला गया था गलती से। तो सर ईआईडी पैरी पर बताइए अपना व्यू क्या है इस पर आपका? और ईआईडी पैरी में 5 हफ्ते में 20% गिरा था, 4 हफ्ते साइडवेज रहा।
आज ओपन लो से उसी लो को स्वीप करने के लिए खुला था और उसी को टेस्ट करने आ रहा है। 10-20 डे मूविंग एवरेज के अंदर आता है 890 तक, तो माल बेच के चलना चाहिए। एआईडी पैरी में मोस्ट लाइकली अगले 2-3 महीने में आपको वीकली स्विंग लो 814 रुपए टेस्ट होते हुए दिखेगा। 1-2 दिन अभी बाउंस बैक करेगा, उस बाउंस बैक में माल बेचने की कोशिश कीजिए। अंशुल, ये हंसी का क्या कारण है? सर एक यूपी में कहावत है, भरी जवानी मांझा ढीला। अभी 27 साल की उम्र है, हम लोग देख रहे हैं लड़की शादी के लिए आदमी गले में पट्टा लगा के बैठा है। अब आप तो होली के मूड में हैं, और आप ये जो ऋषभ भाई है ना, इनका जल्दी से रिश्ता कराकर ही मानोगे आप। मुझे लग नहीं रहा कि ये दिवाली तक सिंगल रह पाएंगे। आप लोगों के साथ तो सिंगल नहीं रहे तो अच्छा है। कम से कम आदमी टाइम से निकले और घर चला जाए, वो ज्यादा अच्छा नहीं, है। अगर सिंगल से आपका मतलब है शादी ना होना, देखिए सर दो अंतर होता है। एक होता है हम्म। शादी ना, अरे उंगली क्यों कर रहे भाई? एक होता है शादी ना करना और एक होता है कुंवारा होना। दोनों चीज में हम्म। बड़ा बुनियादी अंतर होता है। तो उसकी हम्म। शादी नहीं हुई है लेकिन वो कुंवारा नहीं है। हाँ, वो तो मैं समझ गया। वो बिल्कुल ठीक बात है। बहुत अच्छी थॉट है आप लोगों की, मतलब बनारस आना ही पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर। एचडीएफसी बैंक पर सर 920 की एवरेज है इनकी, सुशील कुमार जी की, क्या करते हैं? सर अगर आप ट्रेडर हैं तो बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटीज मत ढूंढिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बहुत सही जगह पे आपको डिप्स पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, थोड़ा थोड़ा करके भरते जाइए। अगर बाय द वे गलती से किसी भी मार्केट पैनिक में आपको एचडीएफसी बैंक मिल जाए 857 के अराउंड, और माल भर लीजिएगा। 1-1.5 साल समय देंगे तो धीरे धीरे करके ये, अबे इधर से देखना भाई, इधर से नीचे। तो आपको 1-1.5 साल के अंदर ना सिर्फ ये 1020 जो 1016 ऑल टाइम आई है वो मिलेगा, और उसके ऊपर एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। इसको प्ले करना है तो आप वापस जाइए, अपने पुराने विनर्स रीड कीजिए। इसी तरह का बॉक्स लो क्या आपने कोटक बैंक में नहीं बाई किया? उसके बाद क्या हुआ बॉक्स लो के फेलियर पे? एशियन पेंट्स के बॉक्स लो फेलियर पे क्या हुआ? एल&टी के बॉक्स लो फेलियर पे क्या हुआ? टाइटन के बॉक्स लो फेलियर पे क्या हुआ? M&M, टीवीएस मोटर, नेशनल एल्यूमिनियम, अशोक लिया, इन सब के बॉक्स लो के फेलियर के बाद क्या हुआ, ये जाके रीड कीजिए। तो आपको ये घबराहट नहीं होगी, बल्कि आपको और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हर 5-7-10 रुपए की गिरावट में थोड़ा थोड़ा माल ऐड करते जाने की। बिल्कुल ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं, उनका सवाल मिला है आईसीआईसी बैंक पर सर, आपका व्यू। आईसीआईसीआई बैंक में फॉलिंग ट्रेंड लाइन है अंशुल भाई सर। आप। आईसीआईसीआई बैंक हाँ, जब तक 1433 के ऊपर नहीं जाता है तब तक, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए। आपके लिए 1433 के ऊपर ही बाइंग बनेगा। सॉरी, हाँ 1433 के ऊपर ही बाई बनेगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 1328 के आसपास अगर मिलता है तो आपको बाई करके चलना है। एडाप्टर नीचे, एडाप्टर एडाप्टर सही करो, पावर नहीं जा रहा। हम्म। तो यहाँ पर आईसीआईसी बैंक पर व्यू मिला है। एक सर हमारे दर्शक पूछे हाईटेक पाइप, इसको ले सकते हैं क्या? इस पे कोई सलाह नहीं रही सर, आप तो सवाल लेना बंद कर दो इस पे। मैं नहीं मुंह खोलने वाला। जिस हिसाब से हल्ला जी ने मतलब डायपर पहनाया है मुझे, मैं नहीं इसमें किसी में मुंह खोलने वाला। बल्कि आज मैंने रिलायंस खरीदा है, मैं उस पर मुंह नहीं खोल रहा होता अगर इधर उधर सवाल ना आ गए होते। रिलायंस पे मैंने पुट बेचा है सुबह, अच्छा, कुछ कोई सी लेवल तो बता डिलीवरी दीजिए। नहीं। सॉरी। इतना इतना हल्दर जी ने डरा दिया मतलब आपको, कि मतलब आप शेयरों पे ही जवाब नहीं दोगे तो फिर क्या होगा? नहीं, शेयर जो मार्केट मेरे के शेयर पास है कैसे मैं उस पर गिलाओगे? कोई जवाब नहीं दे रहा सर। मेरे पास जो है उस पर मैं किसी तरह की कोई बात नहीं नहीं नहीं, कर रहा हूँ। अंशुल जी, जो आपको अंशुल जी, पता है, अगर मेरे पास है डिस्क्लेमर तो मैं भी बाइंग डिस्क्लेमर तो। अपॉर्चुनिटी खोज रहा हूँ जो हाईटेक पाइप में बनी नहीं है। हाईटेक पाइप में मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी 91 के ऊपर, या तो 91 के ऊपर निकले तब बाइंग हम्म। अपॉर्चुनिटी बनेगी, या वीकली मूविंग एवरेज। आप सिंपली वीकली मूविंग एवरेज 10-20-50 लगा लीजिए। 10 अबाउट 20 जाने लगे तो आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी हर स्टॉक में क्रिएट होने लगती है। बीट हाईटेक पाइप, रिलायंस, फलाना ठिकाना, जो भी काउंटर आपको बाई करना है पहले उसका वीकली चार्ट लगा के 10-20 लगा लीजिए। जैसे 10 अबाउट 20 आने लगे
आप बाइंग के स्ट्रक्चर खोजना स्टार्ट कर दीजिए, जो कि अभी हाईटेक पाइप में है नहीं। अभी मूविंग एवरेज न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, तो जब तक 10 above 20 नहीं आता है मेरी अवॉइड लिस्ट में रहेगा। 10 above 20 आते ही से मैं बाइंग अपने लिए खोजना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। आशुतोष जी का सवाल है सर, टीएमसीवी टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, इस पर आपका व्यू जानना चाहते हैं, इसमें क्या करें? तो टीएमसीवी जब तक 471 का लेवल होल्ड है, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, ओवर स्ट्रेस्ड काउंटर है। बट जब तक 471 होल्ड है, आपको लॉन्ग रहना चाहिए। उसके नीचे क्लोज करे तो फिर एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाइएगा।